Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss average value of AC and root mean square value of AC. आइए देखते हैं. तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी समझने से पहले ये ग्राफ पर गौर करते हैं. इससे पहले अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का डेरिवेशन हो चुका है. तो अल्टरनेटिंग करंट है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो यहां एवरेज लिखना है. तो अल्टरनेटिंग करंट जो है फर्स्ट हाफ साइकिल में ऊपर पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ऊपर जाता है. सेकेंड हाफ साइकिल में वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ये नीचे जाता है. तो पूरे एक साइकिल के लिए या कंप्लीट साइकिल के लिए जो अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 0 होता है. तो अल्टरनेटिंग करंट फर्स्ट हाफ साइकिल में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में होता है. सेकेंड हाफ साइकिल में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो ये फिक्स टाइम इंटरवल पर ये चीज चलता रहता है. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स टाइम इंटरवल पर ये हमेशा चेंज होता रहता है. तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए या टू कंप्लीट साइकिल के लिए, चाहे जितना कंप्लीट साइकिल के लिए जितना आपको पॉजिटिव मिलेगा उतना ही नेगेटिव मिलेगा. तो जोड़ेंगे तो उनका एवरेज निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा. तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए या टू कंप्लीट साइकिल के लिए चाहे जितना फुल साइकिल के लिए हमेशा जो है एवरेज वैल्यू मान कितना होता है? 0 होता है. तो पहले हम इसका डेरिवेशन करेंगे फुल साइकिल के लिए, उसके बाद हाफ साइकिल के लिए इसकी वैल्यू, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए एवरेज मान जो है वो 0 नहीं होगा. इससे यहाँ का मान ये 0 नहीं है, यहां तक लेंगे, यहां तो फुल साइकिल हो जाएगा. तो हाफ साइकिल के लिए देखेंगे फिर. तो इसका डेरिवेशन कैसे किया जाए ये देखते हैं. देखिए आई एवरेज इक्वल टू होता है Q बाई टी. अब यहां देखिए आई इंस्टेंट, आई यहां क्या होगा? ये इंस्टेंट करंट है. आई इंस्टेंट इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी. तो यहां से तीरे गुणा करेंगे तो ये आएगा डी क्यू इक्वल टू आई डी टी. इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू. तो क्यू बराबर हो जाएगा आई डी टी. तो इसी क्यू के स्थान पे हम लिखे हैं क्या? आई डी टी. और ये टी है, इसके स्थान में लिख सकते हैं डी टी इंटीग्रेशन लगा के, क्योंकि 1 डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा. तो ये चीज यहाँ पे लिखा गया. तो ये फार्मूला है जिसकी सहायता से हम एवरेज वैल्यू को फाइंड करेंगे. इफ एनी फंक्शन डिपेंड्स अपॉन टाइम देन दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग एवरेज वैल्यू. अगर कोई फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है तो ये एक तरीका है जिसकी सहायता से एवरेज वैल्यू फाइंड किया जाता है. ध्यान दें. तो यहाँ एवरेज वोल्टेज के लिए भी हो सकता है वी एवरेज बराबर वी डी टी अपॉन डी टी. इस फार्मूले की सहायता से हम फाइंड करेंगे. यस, चलिए अब आते हैं एवरेज वैल्यू फाइंड करना है हमको. तो पहला जो फुल साइकिल के लिए हम लेते हैं आई, किसी इंस्टेंट पर अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक फिक्स टाइम इंटरवल पर चेंज होता रहता है. तो किसी इंस्टेंट पर ये करंट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है. देखिए तो आई एवरेज, इसका एवरेज ज्ञात करना है. तो एनसीईआरटी बुक में एवरेज को आई और इस टाइप से ब्रेकेट लगाया जाता है फुल साइकिल. और फुल साइकिल का मतलब 1 कंप्लीट साइकिल हो सकता है, 2 कंप्लीट साइकिल हो सकता है, 3 कंप्लीट साइकिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. हाँ, एवरेज को इस टाइप लिखा जाता है या कुछ किताब में आई के ऊपर बार लगाया जाता है फुल साइकिल. तो दोनों सिंबल प्रयोग किया जाता है, जो मर्जी. इसके निकालने का तरीका ये लिखा, तो ये चीज हम यहाँ रिपीट किए हैं. तो इसका जो मान होता है फुल साइकिल का क्या होता है? मान इसका 0 होता है. ये पहले आंसर हम लिख दिए हैं. अब इसको हम डेरिवेशन के माध्यम से क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे. तो आई एवरेज बराबर आई डी टी अपॉन डी टी. 0 से टी लिमिट लगाए, 0 से टी लिमिट लगाए. 0 से टी मतलब यहां से यहां तक ले रहे हैं एक कंप्लीट साइकिल. 0 से 2t लगा सकते हैं, रहेगा तब भी वही आंसर आएगा. 0 से 3t रहेगा तब भी वही आंसर आएगा. 0 से 4t रहेगा तब भी वही आंसर आएगा. तो
तो कंप्लीट साइकिल होना चाहिए। तो अब ये वैल्यू यहाँ आई, आई एवरेज बराबर, अब आई के स्थान पे जो आप ये करंट लेकर चल रहे हो, हमारा ये बेस है, यही लेके चल रहा है, तो ये वैल्यू इसी का निकाल रहे हैं, तो आई के स्थान पे यही वैल्यू रखा जाएगा। और ये वैल्यू टाइम डिपेंडेंट है, तो टाइम डिपेंडेंट है तो एवरेज के लिए ये फार्मूला ठीक है। तो चलिए अब रखते हैं, अब तो इंटीग्रेशन करना, अब ये मैथ है, फिजिक्स यहाँ खत्म। यहां देखिए आई नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो उसे बाहर करते हैं। कांस्टेंट का एवरेज जो है कांस्टेंट ही होता है, जैसे आई नॉट कांस्टेंट है। या आप कल्पना करें कि आप मैच खेल रहे हैं, हमेशा 50 रन ही बनाते हैं, तो आपका एवरेज क्या आएगा? 50 रन ही आएगा, उसमें चेंज नहीं होगा। तो आई नॉट ये करंट की पीक वैल्यू है और इसका एवरेज कांस्टेंट होगा, हम बाहर ले लिए हैं। और ये टी का इंटीग्रेशन हो चुका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अलग से ले लिए। यहां देखिए इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से टी लिमिट लगाइए, तो यहां पे आ रहा है आई नॉट अपान कैपिटल टी, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता माइनस कास ओमेगा टी, और जो ओमेगा टी का दोबारा करते हैं, जो इसका टी का गुणांक होता है वो इंटीग्रेशन में नीचे आता है। 0 से कैपिटल टी लिमिट लगाएंगे हम लोग, हाँ देखते रहें। ये है आई नॉट अपान कैपिटल टी के स्थान पे लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, तो लिखते चलिए, अंत में हटाना ही है। तो यहां हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यह -1 अपान ओमेगा, ये हो जाएगा कास ओमेगा, स्मॉल टी का स्थान पे कैपिटल टी, ये वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस हमारे फार्मूला हो रहा है, ये वाला माइनस, ये हो जाएगा प्लस, माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपान ओमेगा कास टी का स्थान क्या रखेंगे 0, तो 0 आएगा जी, इतना हो जाएगा। तो 1 अपान ओमेगा में बाहर कर लेता हूं, या ये ओमेगा अपने प्रोसेस अनुसार ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा आई नॉट अपान 2 पाई, चलिए ठीक है। और ये ओमेगा में बाहर कर लेता हूं, ये हर वाला ओमेगा बाहर कर लिया, यस बाहर कर लिया, तो यहां बच रहा है माइनस कास ओमेगा, और टी का स्थान पे 2 पाई बाई ओमेगा, और प्लस कास 0, इतना हुआ। यहां से ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो रहा है, ये हो गया है आई नॉट अपान 2 पाई, चलिए कोई बात नहीं जी। अब अंदर देखते हैं, यहां से ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, काश 2 पाई, काश 2 पाई का मतलब होता है एक चक्कर एंगल का कंप्लीट हो गया है, एक चक्कर एंगल का क्या हो गया कंप्लीट, 360 हो गया। तो ये काश 2 पाई मतलब ये काश 0 हो गया, काश 0 मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ये -1 हो जाएगा, ये काश 0 मान 1 होता है +1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो आई एवरेज ये फुल साइकिल के लिए, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल इज इक्वल टू 0। Similarly for voltage V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, अगर ये लिखा है तब भी V एवरेज बराबर क्या होगा 0 होगा। V एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर फुल कंप्लीट साइकिल के लिए उसकी मान 0 होगा। और नोट में आपके लिए लिखा है फॉर सिमेट्रिक एसी एवरेज वैल्यू ओवर फुल साइकिल इज इक्वल टू 0। तो सिमेट्रिक एसी या सिमेट्रिक वोल्टेज के लिए एवरेज वैल्यू ओवर फुल साइकिल का मान क्या होता है 0 होता है, ये सिमेट्रिक वैल्यू आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इस टाइप से वैल्यू के लिए एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए हमेशा उसका मान 0 होता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, देखा जाए सेकंड केस, सेकंड में ये है विद्यार्थी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब की बार हम एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए फाइंड करना चाहते हैं, यस कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई एवरेज देखिए लिखा पॉजिटिव हाफ साइकिल,
पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब होता है ये वाला इक्वेशन, ये चीज, तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब 0 से t/2 की लिमिट लगा देंगे। इंटीग्रेशन हम पहले से कर दिए यहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोग किए हैं, तो इंटीग्रेशन सेम है, केवल लिमिट चेंज करना था, तो ध्यान दिया जाए। तो आई एवरेज पॉजिटिव हाफ साइकिल, आई एवरेज को इस टाइप से एनसीईआरटी में लिखा जाता है या कुछ किताब में इस टाइप से लिखा जाता है। तो आई एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो वैल्यू आती है +2I0/π आती है। यस, अब इसको हम डेरिवेशन के माध्यम से ले आते हैं, तो प्रूफ देते हैं आई एवरेज इक्वल टू आई डी टी, इंटीग्रेशन में आई डी टी अपॉन डी टी, लिमिट 0 से t/2, लिमिट 0 से t/2। आई की ये वैल्यू हम पुट करते हैं, क्योंकि इसका एवरेज हम फाइंड करना चाहते हैं, तो आई की ये एवरेज पुट किए, और 1 dt का इंटीग्रेशन t होता है, और लिमिट 0 से t/2 लगा दिए इधर। I0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट की एवरेज कांस्टेंट ही होता है, तो बाहर कर लिए, और इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t/2 -0 हो गया। अब देखिए, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है -cos ओमेगा टी, और यहाँ टी का गुणांक है, तो जाहिर इसका इंटीग्रेशन में जो टी का गुणांक होता है वो नीचे आता है, तो यहाँ नीचे आ गया है। तो साइन ओमेगा टी का टोटल जो इंटीग्रेशन हो गया -cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट 0 से t/2 है, तो लगा हुआ है। अब देखिए, ये by2 अपने प्रोसेस के अनुसार ऊपर चला जाएगा, तो 2I0/t हो गया, ये यहां पे रखा है। अब यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो 1/ω सबके साथ है, तो 1/ω माइनस में, और टी के स्थान पे, स्मॉल टी के स्थान पे रखना है कैपिटल T/2, तो यहां रखे हम। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/ω है तो रख दिया, और टी का स्थान पे क्या रखना था, 0। चलिए जी, तो अब इसको यहां चलते हैं, लिखते हैं दोबारा, तो 2I0/t हुआ। यहाँ पे अंदर देखते हैं, इस जो कैपिटल टी वाला वैल्यू था उसको हटा रहे हैं, कैपिटल टी के स्थान पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2π/ω, तो 2π/ω रखे, तो यह ओमेगा ओमेगा यहां से कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ यहाँ ओमेगा है, ये ओमेगा को हम बाहर कर लिए, तो देखिए यहाँ हो गया ओमेगा टी, 2I0/ω-t। अब यहाँ जो बच रहा ओमेगा कैंसिल होने के बाद, 2 कैंसिल होने के बाद -cos π बच रहा है, और cos 0 बच रहा है, ये 1/ω यहाँ कॉमन आया, देख लीजिए। यस, ध्यान दें। अब cos 180 का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, और यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 1 1 1 1 2 हो गया। अब यहां देखिए, ये कैपिटल टी के स्थान पे 2π/ω हम रख दिए हैं, तो 2π/ω रख देने से ये ओमेगा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 2I0/2π, तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ I0/π बच रहा है, तो ये लिखा गया, ये 2 हो गया। तो आई एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल इज इक्वल टू, जो आंसर आया है, +2I0/π आया है। यस, अगर कोई चाहे तो यहां से यहां तक का लिमिट लगा दे, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ज्ञात करना चाहे तो सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग आई एवरेज नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या लिख दिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या होगा, ये पॉजिटिव आया है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, फिर ऊपर आगे पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये आता रहेगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आ जाएगा, यही चीज आ जाएगा क्या, नेगेटिव में -2I0/π, जरूर डेरिवेशन करना है, यही चीज फिर करें, लिमिट लगाए क्या, t/2 से t लगा दे, t/2 से t लिमिट लगा दे, उसको अपना आंसर मिल जाएगा। यस, सेम डेरिवेशन कितना होता है। अगर ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए है तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है। तो सिमिलरली फॉर वोल्टेज V = V0 sin ω t, इसका एवरेज फाइंड करना है, तो ये एवरेज हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यही चीज पॉजिटिव आएगा वोल्टेज में, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यही चीज नेगेटिव में आएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, देखा जाए चार्ट के माध्यम से कुछ समझ लेते हैं। तो एसी अल्टरनेटिंग करंट I = I0 sin ω-t लिखा है यहाँ पे, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज V = V0 sin ω-t। तो फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है।
और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होता है अल्टरनेटिंग करंट का +2I0/पाई, और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट का होता है -2I0/पाई। यस, सेम यही प्रक्रिया अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी है। फुल साइकिल के लिए 0 और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव में यही वैल्यू रहेगा 2V0/पाई, और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये वैल्यू निगेटिव में हो जाएगा 2V0/पाई। मेमोरी टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेमोरी टिप्स में ध्यान दिया जाए, द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0। इट इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर ए हाफ साइकिल विच मस्ट बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एवरेज वैल्यू जो कंप्लीट साइकिल का 0 होता है, ये तब डिफाइंड है जब हाफ साइकिल क्या हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हाफ साइकिल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस दशा में डिफाइन है। एक और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यहां है, एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल इज 0। कह रहा हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 हो सकता है इफ वन क्वार्टर इज पॉजिटिव एंड द अदर क्वार्टर इज नेगेटिव। यस, ये चीज देखिए बहुत मस्त है ग्राफ में, इसको समझा जाए, ये ग्राफ समझा जाए तो ये फुल साइकिल का ग्राफ ये हम यहां पे ले रहे हैं, इस टाइप से ग्राफ बनाए। तो हाफ लिया जाए, इसका हाफ ले लेते हैं, इसका हाफ ये हो जाएगा मान लेते हैं। यस, और इसका हाफ ले लेते हैं। तो यहां से यहां तक कितना हुआ, T/2 टाइम हुआ। देखिए ये पॉजिटिव हुआ, ये इतना नेगेटिव, यही इतना केवल लीजिए, बाकी चलो मैं हटा देता हूं आपको समझने के लिए, मुझे इतना ही समझाना है। ये देखिए इतना ही पोर्शन अगर हम लेते हैं, यहां टाइम T/4 हो जाएगा और यहां T/2 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3T/4। तो 3T/4 में से T/4 घटाओगे तो हाफ साइकिल हो रहा है, और हाफ साइकिल में पॉजिटिव भी मिल रहा है हमको और निगेटिव मिल रहा है। एवरेज वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3T/4 में से 3T/4 में से T/4 घटाएंगे तो आएगा कितना, 2T/4, मतलब T/2 आएगा हाफ साइकिल। तो यहां देखिए कंसेप्ट, एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल इज 0 इफ वन क्वार्टर मतलब 1/4, ये 1/4 भाग है, 1/4। हाँ, 1 क्वार्टर इज पॉजिटिव एंड द अदर क्वार्टर इज नेगेटिव। तो एक क्वार्टर ये वाला भाग पॉजिटिव है, वही भाग 1/4 इसका नेगेटिव हो रहा है। ऐसी दशा में हाफ साइकिल में भी एवरेज वैल्यू क्या हो सकती है, फुल साइकिल के लिए 0 हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दिया जाए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला डेरिवेशन हमको करना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, अब आपको एक थोड़ा सा कहानी जानना चाहिए कि जो आप अपने घर पे 220 वोल्ट मापते हो या स्टैंडर्ड वोल्टेज है भारत का, वो 220 वोल्टेज जो है वो पीक वैल्यू नहीं है, वो क्या है, RMS वैल्यू है। 220 वोल्ट जो होता है वो RMS वैल्यू है। तो ये चीज है VRMS वैल्यू। तो ये चीज हमको जानना है। अगर वोल्टेज या करंट के पहले हमें कोई जानकारी नहीं दी है कि ये क्या चीज है, तो हम उसे क्या मानेंगे, RMS वैल्यू, VRMS और IRMS मानेंगे। आइए देखते हैं पहले इसका डेरिवेशन, तब इसके बारे में बात करते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, तो इस इक्वेशन के लिए I = I0 sin ओमेगा t के लिए जो RMS वैल्यू होता है IRMS = I0/√2 होता है। डिफिनेशन के लिए पहले यहां शुरू करते हैं, करंट का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर, उसके बाद एवरेज लगाएंगे, उसके बाद रूट लगाएंगे, तो इसी को कहा जाता है IRMS। तो 1 साइकिल के लिए ये है एवरेज। IRMS वैल्यू हम निकाल रहे हैं 1 साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए, ये ध्यान दें। तो करंट का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर, उसके बाद मीन मतलब एवरेज। एवरेज NCERT में इस टाइप से दिया रहता है, और कुछ बुक में ऐसा भी दिया रहता है, ऊपर बार लगा देते हैं। करंट का स्क्वायर, फिर एवरेज, फिर रूट। तो ये हो गया IRMS। तो ध्यान दिया जाए,
इसका जो डिफिनेशन है, इस करंट का स्क्वायर करेंगे, करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो भी हो, स्क्वायर करेंगे, फिर एवरेज, फिर उसका अंडर रूट लगाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यहां वीक लिख दोगे तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का खेला हो जाएगा पूरा। तो ये बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो स्टेबलाइजर में जो 220 वोल्ट भारत का स्टैंडर्ड वोल्टेज आप मानते हैं, वो पीक वैल्यू नहीं है, वो है RMS वैल्यू। तो ये VRMS वैल्यूज वो है, ध्यान दिया जाए। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, डेरिवेशन देखते हैं। तो IRMS बराबर होता है I स्क्वायर औसत उसका वर्गमूल 1 साइकिल के लिए, या इसे यूं लिखा जाता है। डेरिवेशन के लिए हम लोग देखते हैं अब एवरेज के लिए ख्याल करिए कॉन्सेप्ट। एवरेज का कॉन्सेप्ट था, अभी हम लोग पढ़े हैं कि IDT/dt था, ये स्क्वायर का एवरेज चाहिए। ये किसका चाहिए, अंडर रूट तो अभी आप भूल जाइए, अंडर रूट को अभी आप दिमाग में मत रखिए, क्योंकि लास्ट में यहाँ रूट है तो जाहिर है रूट लगाना पड़ेगा, वो तो छोड़िए। आप केवल एवरेज की बात, I स्क्वायर का एवरेज कह रहा है। ये टाइम डिपेंडेंट है, या आपको पता है करंट हमारा टाइम डिपेंडेंट है, तो ये टाइम वाला ये केस लागू होगा। तो ध्यान दें, इसके एवरेज की बात करिए, तो इसका एवरेज, जिस फंक्शन का एवरेज पूछेगा वही प्रयोग किया जाएगा। I स्क्वायर का एवरेज पूछता है तो कहेंगे I स्क्वायर DT/dt हो जाएगा इंटीग्रेशन में। I का एवरेज पूछते तो IDT/dt हुआ इंटीग्रेशन में। तो I स्क्वायर का एवरेज हमें पूछ रहा है, तो I स्क्वायर DT इंटीग्रेशन में और अपॉन DT, ये केस रहेगा। अब अगर ये केस है तो ये I स्क्वायर, ये वैल्यू यहां से स्क्वायर करके रख लेना चाहिए, I के स्थान पे I0 sin ओमेगा t, तो ये रखे स्क्वायर करके, तो ये वैल्यू आया। और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक का इंटीग्रेशन t, तो t - 0 t ही आएगा। यस, तो ये देखिए I0 स्क्वायर ये बाहर ले लिए और t यहाँ है, I0 स्क्वायर ये कांस्टेंट होगा बाहर के लिए, तो इन ब्रैकेट बच रहा है साइन स्क्वायर ओमेगा t dt बच रहा है। चलिए अब इसको हमें हटाना होगा, तो इसके लिए साइन स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन हम कैसे कर पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए आपको हाई स्कूल की तरफ ले चलेंगे, जो फार्मूला होता है मैथ में। देखिए cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, आप पढ़े होंगे। तो यहाँ थीटा के स्थान पे 2 ओमेगा टी लिखिए, cos 2 ओमेगा टी बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इस तरफ ले आएंगे तो 1 - cos 2 ओमेगा टी होगा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2 माइनस, ये 2 से डिवाइड करिए, 1/2 cos 2 ओमेगा टी, तो इतना वैल्यू है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का स्थान पे ये वैल्यू हम अगर रखेंगे तो हम आसानी से इंटीग्रेशन कर पाएंगे, कि जैसा कि यहां हम रखे हैं। अब देखिए विद्यार्थी, अब ये तो यहां है 1/2 कांस्टेंट है, और एक dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये कांस्टेंट वैल्यू 1/2 यहां रखा, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है sin 2 ओमेगा टी, और अंदर वाले का दोबारा t का जो गुणांक रहता है वो बटे में आ जाता है इंटीग्रेशन में, तो ये आया है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया आपका कंप्लीट, और 0 से t लिमिट है तो 0 से t लिमिट हमने लगाया है। यस, अब देखिए यहां बराबर लगाइए, तो ये चीज यहां दोबारा लिखा गया है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हर जगह कैपिटल टी पहले रखिए, तो कैपिटल टी लिखे यहाँ पे, टी का स्थान पे कैपिटल टी, माइनस 1/2 इंटू 2 ओमेगा, इसे 4 ओमेगा करके यहाँ अलग कर दी। ये कोण है, ये अलग है, ये पूरे का बटा है, दोनों अलग चीजें, आप काट नहीं सकते हैं उसे, इसलिए इन 2 ओमेगा इंटू 2 को 1/4 ओमेगा लिख दी। साइन 2 ओमेगा स्मॉल टी का स्थान क्या लिखे हैं, वैल्यू रखे, कैपिटल टी हो गया, माइनस लोअर लिमिट कितना 0, तो यहाँ भी 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, टी 0 रखेंगे 0 आ गया, साइन 0 मान 0, तो टोटल वैल्यू 0 हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए I0 स्क्वायर अपॉन टी, हाँ तो ये t/2 यहाँ उतार लिए। अब यहाँ देखिए 1/4 ओमेगा ये है रखा हुआ है, कैपिटल टी के स्थान पे 2π/ओमेगा रख दिए, यहाँ से ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो रहा है, इन ब्रैकेट जो मिल रहा है 2 इंटू 2π मतलब 4π, मतलब 2 चक्कर कंप्लीट कर गया। 2 चक्कर कंप्लीट करने का मतलब जो आपका कोण बनेगा यहाँ से 1 चक्कर हो गया,
फिर 2 चक्कर हो गए, 2 चक्कर मतलब ये साइन 0 ही हो गया। साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो इसका टोटल वैल्यू 0 गुणे इतना 0 ही आया। यहां देखिए अब इतना आ गया। यहाँ टी से टी आप कैंसिल कर सकते हैं, तो अंडर रूट के अंदर आ रहा आई नॉट स्क्वायर बटे 2, तो आई नॉट स्क्वायर का वर्गमूल आई नॉट हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं लिख रहेगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो यहां से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC आया IRMS बराबर आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। लेकिन ये हमेशा के लिए सत्य नहीं है, इस टाइप की इक्वेशन के लिए सत्य है, हमेशा के लिए सत्य नहीं। ये इक्वेशन बदल जाएगा तो IRMS भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ध्यान दिया जाए, अगर यही वोल्टेज लिखे होते V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तब क्या आता है, सिमिलरली फॉर वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तब भी इसका डेरिवेशन ऐसे ही किया जाता है। तो वहां पे वैल्यू आता है VRMS इक्वल टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2। यस, तो ये तो देखिए 2 विधि से इसका डेरिवेशन हम आपको समझा रहे हैं। एक विधि आपका ये इंटीग्रेशन है, इसे भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू जाना है, और एक और करवा रहे हैं उसे भी जानना पड़ेगा। हाँ, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तो IRMS या VRMS निकालने की सेकेंड मेथड देखा जाए। ये दोनों मेथड एक अच्छे स्टूडेंट को आना चाहिए, क्योंकि आने वाले कल में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये आवश्यक है। तो I इक्वल टू इक्वेशन हमारा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की जो डिफिनीशन है कि करंट का स्क्वायर करिए, फिर एवरेज करिए, फिर रूट लगाइए, तो इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। और ये वोल्टेज रहेगा अगर, तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज हो जाएगा। तो यस, तो ध्यान दिया जाए एक अदर टाइप के का डेरिवेशन कैसे किया जाए। तो ये तो हो गया 1 साइकिल लिखा है फॉर कंप्लीट साइकिल, तब भी चलेगा। तो इसको इस रूप में लिखा जाए, NCERT में इस टाइप से लिखा होता है, और कुछ बुक में ऐसे लिखा होता है। एवरेज को कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं, कुछ लोग इस टाइप से बार लगा देते हैं ऊपर। यस, अब हम इसको वैल्यू रखते हैं, और ये जो IRMS वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो I के स्थान पे ये वैल्यू हम रख रहे हैं, स्क्वायर लगा 1 साइकिल या फॉर कंप्लीट साइकिल। तो ध्यान दे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो करने पर इतना आया 1 साइकिल या फॉर कंप्लीट साइकिल। ध्यान दें, अब हमें ज्ञात करना है एवरेज। एवरेज के लिए देखा जाए, ध्यान दें, आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट जो है करंट की पीक वैल्यू है, करंट की पीक वैल्यू ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का एवरेज हमेशा कांस्टेंट ही आता है। तो इसको, इसका एवरेज समझ लीजिए निकल गया, हम बाहर लिख लिए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना है, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमें, कांस्टेंट का एवरेज हमेशा कांस्टेंट क्यों आता है। जैसे मान लेते हैं कोई खिलाड़ी है, हमेशा 50 रन मैच में बनाता है, हमेशा 50 10 बार खेला, 10 बार क्या है बनाया, 50 रन बनाया, मतलब कांस्टेंट रन बनाया, तो उसका एवरेज भी क्या आएगा, 50 आएगा। एवरेज मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, टोटल रन जोड़ के मैच की संख्या से भाग देंगे, तो एवरेज हमेशा, जब हर मैच में आप 50 बनाओगे तो एवरेज भी क्या आएगा, 50 आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से आई नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसका एवरेज भी वही आएगा। ठीक है, अब ऐसा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कैसे फाइंड किया जाए। इसके लिए एक कंसेप्ट आपको जानना चाहिए, ध्यान दें। हाँ देखिए, साइन 2 ओमेगा टी या कास 2 ओमेगा टी, इसका एवरेज 0 होता है। इसका एवरेज कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होता है, 0 होता है। कैसे, साइन 2 ओमेगा टी मतलब दिमाग में थीटा रखिए, साइन थीटा या कास थीटा दिमाग में रखिए। तो साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, +1 होता है। साइन थीटा का अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान होता है -1। जब इनका एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक वही केस कास के लिए भी है। कास थीटा का अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान -1 होता, उनका एवरेज लगा रहे हैं तो भी क्या आएगा, 0। तो फॉर कंप्लीट साइकिल आज से कंसेप्ट दिमाग में जानना है कि साइन थीटा या कास थीटा का एवरेज क्या होता है, 0 होता है। ये आपकी जानकारी होना चाहिए। या साइन 2 ओमेगा टी रहे, कास 2 ओमेगा टी रहे, तब भी उसका एवरेज 0 होता है। एक ही बात है, साइन ओमेगा टी लिखा रहा है या 2 ओमेगा टी लिखा रहा है, ऐसे केस में एवरेज हमेशा क्या होगा, 0 होगा फॉर कंप्लीट साइकिल। यस, अब ये चीज तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो जाहिर है कि हमें कुछ फार्मूला लगाना चाहिए। देखिए, कास 2 ओमेगा टी
बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम इधर ले आते हैं तो आएगा 1 माइनस इसको उधर cos 2 ओमेगा टी। ये 2 से हम डिवाइड कर दिए, यहाँ भाग दे दिए, इस टाइप का चेहरा मिला। अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर आया 1/2 माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा टी। अब इनका हमें एवरेज चाहिए। क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल, और अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े हैं साइन 2 ओमेगा टी हो या cos 2 ओमेगा टी हो, एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज कितना है? 0 है। देखो निकाल कर हम बताए हैं। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए cos 2 ओमेगा टी का एवरेज क्या रखोगे? यहाँ जी वैल्यू 0, तो ये कितना 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 1/2। यही 1/2 एवरेज जो होगा cos स्क्वायर ओमेगा टी। तो आज से आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है, और साइन थीटा और cos थीटा का एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होता है? 0 होता है। बस यही 2 लाइन याद रहेगा। तो इस टाइप से जो ग्राफ रहेगा, साइन वाला cos वाला जो रहेगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। तो ये चीज आप यहां से समझ लीजिए। अब बस यही वैल्यू पुट कर दिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत वैल्यू कितना होता है? 1/2। देखिए निकाल कर बताएं, रख दिए। तो आई स्क्वायर का आई नॉट स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो आई नॉट आएगा, √2 यहाँ लिखा है, तो IRMS आ गया। सिमिलरली फॉर वोल्टेज, अगर वोल्टेज का इक्वेशन क्या है? V = V0 साइन ओमेगा टी है, तो इसका भी RMS वैल्यू कितना आएगा? VRMS = V0/√2 आएगा। तो ये चीज है। तो ये फार्मूला हमेशा के लिए सत्य नहीं है, ये इस टाइप के इक्वेशन के लिए I = I0 साइन ओमेगा टी के लिए ये है, और V = V0 साइन ओमेगा टी के लिए ये है। अगर ये बदलेगा तो RMS वैल्यू भी बदल जाएगा। तो RMS वैल्यू का कंसेप्ट बहुत गहरा है। अगर कुछ न्यूमेरिकल लगाते समय हमको कंफर्म कोई वैल्यू नहीं है कि ये पीक वैल्यू है, केवल वोल्टेज दिया है, केवल करंट दिया है, तो हम उसे क्या मानेंगे? RMS वैल्यू मानेंगे। और IRMS को इफेक्टिव वैल्यू कहा जाता है, वर्चुअल वैल्यू कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, देखा जाए सिग्निफिकेंस ऑफ RMS जो वैल्यू है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो विद्यार्थी आप हमारे साथ नोट अवश्य बनाते चलिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से नोट बनाते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इकट्ठा करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट और जानना चाहिए कि 220 वोल्ट की AC ज्यादा खतरनाक है कि 220 वोल्ट की DC ज्यादा खतरनाक है? आइए देखते हैं कौन ज्यादा खतरनाक है। यस, और क्यों खतरनाक है इसकी जानकारी हम करते हैं। In our houses, the AC is supplied at 220 volt. It is actually means that the RMS value of the alternating voltage is 220. मतलब जो घरों में सप्लाई होता है 220 वोल्ट, जिसे आप कहते हो भारत का स्टैंडर्ड वोल्टेज, वो वास्तव में क्या है? RMS वैल्यू है, VRMS है। ध्यान दें, इतनी जानकारी होना चाहिए। द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज, तो कैसे निकाला जाए? तो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? VRMS = क्या होता है? V0/√2। ये फार्मूला हम लोग होता है। तो V0 = √2 VRMS। जब आपको ये पता चल गया कि घरों में सप्लाई होने वाला 220 वोल्टेज जो स्टैंडर्ड है भारत का, वो RMS वैल्यू है, तो VRMS का स्थान पे रखिए। तो 220 × √2 ये आता है 311 वोल्ट। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 300, तो 311 वोल्ट ये आता है। तो ये पीक वैल्यू है, और पीक वैल्यू जो है ये हमेशा क्या होता है? तो मतलब +311 से -311 तक अधिकतम वोल्टेज वास्तव में जाता है। लेकिन जो आप मेजर करते हो वो हमेशा क्या होता है? RMS वैल्यू होता है। ये ध्यान दें, जो अल्टरनेटिंग करंट या जो मेजर होता है, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो हम लोग मापते हैं वोल्ट मीटर की सहायता से, तो ये सब जो मापता है वास्तव में वो RMS वैल्यू मापता है। वो 220 वो क्या है? RMS वैल्यू है। यस, अब इसकी सहायता से पीक वैल्यू का आपको ज्ञान हो गया है। तो पीक वैल्यू ये जो है, ये +311 और -311 के बीच हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। ध्यान दें, यहां लिखा देखिए, हेंस द वोल्टेज इन डोमेस्टिक सप्लाई वेरीज फ्रॉम +311 voltage to -311 voltage in each cycle.
It is due to this reason that 220 voltage AC is more dangerous than 220 voltage DC. मतलब यही कारण है, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है प्लस 311 से माइनस 311 वोल्टेज के बीच हमेशा क्या है, वेरिएबल होता है। इसीलिए इसीलिए एसी वोल्टेज जो है डीसी वोल्टेज से 220 वोल्टेज के डीसी वोल्टेज से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये वास्तव में इस टाइप का ग्राफ है, आप देखेंगे, यह देखिए इस टाइप से। तो जो आपका ग्राफ वास्तव में जाएगा ये है, तो ये है आई पीक वैल्यू, ये है वी नॉट, ये है कितना प्लस 311, और ये कितना है, ये भी 311, ये प्लस 311 यहाँ जाएगा, माइनस 311 यहाँ आएगा। ये चीज आप देखिए यहाँ पे। तो यहां से यहां के बीच क्या होता रहता है, वो वेरिएबल होता रहता है। इसीलिए 220 वोल्टेज का एसी 220 वोल्टेज के डीसी से बहुत खतरनाक होता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट और है, इसको भी ध्यान दिया जाए। डीसी और एसी में क्या फर्क होता है। फॉर डीसी, अगर कोई रेजिस्टेंस है, इसमें डीसी करंट आई फ्लो कर रहा है, तो एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर इन टाइम टी, तो उसका फार्मूला होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। डीसी के लिए यह फार्मूला प्रयोग किया जाता है। यही बात एसी के लिए देखा जाए। एसी के लिए जो करंट यहां आई होता है डीसी के लिए, वही करंट एसी में आईआरएमएस होता है। आईआरएमएस करंट को कांस्टेंट करंट आप मान सकते हैं। तो एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर इन टाइम टी, तो डीसी वाले प्रॉब्लम हल करते समय आप जो फार्मूला प्रयोग करेंगे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला, तो H इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर टी प्रयोग होगा। तो डीसी के लिए आई जितना होता है उतनी वैल्यू आरएमएस के लिए है आई आरएमएस। तो ऐसी दशा में सेम हीट प्रोड्यूस होता है। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो इतनी जानकारी और हमें देना था, आप इसे कॉपी करेंगे। मेमोरी टिप्स में थोड़ा सा और पॉइंट देख लिया जाए। डीसी डिवाइसेज कैन नॉट मेजर अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो जो डीसी डिवाइस है वो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकता। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। एक चीज और, फॉर अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट के केस में आई नॉट वैल्यू सबसे ज्यादा होता। अभी हम लोग निकाले हैं आई नॉट की वैल्यू कितना आया था, प्लस 311 वोल्ट से कितना आया, माइनस 311 वोल्ट आया था पीक वैल्यू। जबकि वोल्टेज के लिए निकाले थे हम लोग, वोल्टेज के लिए। तो ठीक वही काम अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो या अल्टरनेटिंग करंट हो, मतलब ये वी नॉट वी आर एम एस के लिए, वी एवरेज के लिए भी सही है। ये केवल इसी के लिए नहीं, ये यहां भी सही है। वी नॉट इज ग्रेटर देन वी आर एम एस इज ग्रेटर देन का वी एवरेज, इसके लिए दोनों एक ही चीज है, अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो मैं ये कह रहा था कि अल्टरनेटिंग करंट की ये पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू से ज्यादा होती है और सबसे कम होती है एवरेज वैल्यू। ये ज्ञान होना जरूरी है, ये ज्ञान होना जरूरी है, इसका हमें न्यूमेरिकल में लाभ मिलेगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इसका तो अभी हम लोगों ने निकाला है। यस, एट लास्ट देखा जाए, एसी मीटर वर्क्स इन बोथ, एसी मीटर वर्क्स इन बोथ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। मतलब डीसी डिवाइस तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट को मेजर नहीं कर सकता, लेकिन एसी डिवाइस जो है, एसी मीटर जितने होते हैं वो डीसी वाले को भी मेजर कर सकते हैं और अल्टरनेटिंग वाले को भी मेजर कर सकते हैं। मतलब एसी वाले से बोथ मेजर किया जा सकता है, डीसी करंट और एसी करंट। लेकिन डीसी से एसी वाले अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज मेजर नहीं किया जा सकता। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।